नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 देने वाला है, उन्हीं के लिए हम इस क्लास में जो रीट मॉडल पेपर है अभ्यर्थियों फर्स्ट करने वाले हैं। 3 सब्जेक्ट अभ्यर्थी इसमें होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर रहेगा। पहले नंबर पर आपकी जो शिक्षण विद्या है उससे संबंधित क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे आपसे। और अभ्यर्थियों 10 क्वेश्चन आपका जो नया टॉपिक जुड़ा है एनईपी अभ्यर्थियों 2020, जो अभ्यर्थियों आपसे 10 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थियों 30 प्रश्न आपसे इस मॉडल पेपर में पूछे जाएंगे। क्लास के अंत तक जरूर बने रहना और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये मॉडल पेपर अभ्यर्थियों आपको दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना। तो इसमें राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, आपका 4 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि अवसर देना अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कमेंट में अभ्यर्थियों जरूर आंसर देना कि आपके अभ्यर्थियों कितने प्रश्न सही होते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए जो विविध अवसर है वो देना चाहिए। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या आपके भाषा में कमज़ोर होते हैं। सही आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि बच्चे प्रारंभ में अभ्यर्थियों प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अभ्यर्थियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है वो कैसा होता है, क्या होता है अभ्यर्थियों। हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या आपके बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि बच्चों की जो मातृभाषा होती है अभ्यर्थियों वो आपके बच्चों की प्राथमिक भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों, खुद को एक एज ए टीचर मानते हुए सारे क्वेश्चनों को आपको सोचना है माइंड में, तो आपके इजीली सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है इन चारों में से। बच्चे स्कूल आकर भाषा सीखते हैं, ऑप्शन 1 हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके बच्चे अपने परिवार में भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का सही प्रयोग करते हैं और बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैंच होते हैं अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका मैं आपका ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर होता है। यानी कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं अभ्यर्थियों। यानी कि वो कुछ कुछ भाषा कुछ कुछ बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभ्यर्थियों, याद रखना, स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि हिंदी भाषा के विविधपूर्ण का रूप शामिल हो अभ्यर्थियों, ये एक पुस्तक में या पाठ्यक्रम में ये आधार होना चाहिए। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है अभ्यर्थियों। पहला ऑप्शन हो जाता है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करवाने में सहायता करना या आपके गृह कार्य की सामग्री जुटाना। करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान देना ही जो पाठ के अंत में क्वेश्चन, अभ्यास, प्रश्न, गतिविधियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित होती है वो कब होते हैं अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए
ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना ही अभ्यासों एक प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वशिक जो अपेक्षित होती मानी जाती, तो वो आपके ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको छांटना इन चारों में से कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन 1 हो जाता है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, या बच्चों में व्याकरण सीखना जरूरी है। तो बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात जो क्षमता होती है वह अभ्यासों जन्मजात होती है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो एक लाइक, बस एक लाइक मैं आपसे मांग रहा हूँ, एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना। अच्छे क्वेश्चन अभ्यासों आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए अभ्यासों। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया आपको बतानी है कि पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केवल बच्चों का निष्पादन कर जानने के लिए होती है, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है। यानी कि सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। यानी कि जो भाषा का आकलन की जो प्रक्रिया है वो सीखने और सिखाने दोनों के दौरान चलती है। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भाषा अर्जित करने की जो दोस्तों जो प्रक्रिया होती है उसमें किसका सर्वाधिक महत्व योगदान रहता है अभ्यर्थियों। सर्वाधिक महत्व योगदान आपसे पूछा है तो भाषा अर्जित करने के लिए अभ्यर्थियों ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि समाज का जो महत्व है वो सर्वाधिक माना जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अभ्यर्थियों अगले पार्ट की ओर। इस पार्ट के आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला पार्ट अभ्यर्थियों जो आपके NEP है, जो आपका न्यू टॉपिक जुड़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभ्यर्थियों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो NEP की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बतानी कि NEP की फुल फॉर्म क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी और नेशनल एग्जाम पॉलिसी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपका इसमें करेक्ट NEP की जो फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। याद रखना अभ्यर्थियों फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि जो शिक्षा नीति 2020 में जो 10+2 का शिक्षा स्तर का नया पैटर्न रखा गया है वो क्या है अभ्यर्थियों। नया पैटर्न आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि 5+3+3+4 ये आपके 10+2 का जो नया शिक्षा पैटर्न है वो आपके ऑप्शन 1 हो जाता है, याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों तो आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि शिक्षा मंत्रालय अभ्यर्थियों जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है अभ्यर्थियों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों, एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा के रखना। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 गांवों को क्या नाम दिया गया। मध्य चरण, निम्न चरण अभ्यर्थियों, माध्यमिक चरण या आपके प्रारंभिक चरण। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि न्यू चरण अभ्यर्थियों जो प्रथम 5 साल होते हैं, पहले 5 साल होते हैं उनको न्यू चरण कहा गया है। फाउंडेशन स्टेज अभ्यर्थियों इनको कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में
कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा अभ्यर्थियों? तो कौशल विकास पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, यानी कि कक्षा 6 से अभ्यर्थियों जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 6 से स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए का आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो एक नए छात्र को अपनी मातृभाषा में कितने वर्ष तक पढ़ाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि कक्षा 5 तक। याद रखना कक्षा 5 तक उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? तो हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया ये आपसे पूछा है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। 2020 में हाल ही में एनईपी को संशोधित किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फुल फॉर्म में अभ्यर्थियों याद रखना, बीच बीच में आपको याद करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एनईपी 2020 को कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन से नंबर के अभ्यर्थियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ये एनईपी 2020 तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। याद रखना तीसरे नंबर की। पहली शिक्षा नीति की बात आई दोस्तों वो शायद 1967 की है पहली शिक्षा नीति, और दूसरी अभ्यर्थियों आपके 1986 की है, और तीसरी अब आई है जो 2020 में जो इसको संशोधित किया गया था। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई, किस किस वर्ष आई अभ्यर्थियों वो आपको बतानी है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि पहली 1967 में आई थी अभ्यर्थियों, 68 में, सॉरी मैंने थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यानी कि 1967 में आई थी, दूसरी 2020 में, और तीसरी 1986 में। तीनों जो शिक्षा नीति है तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। इस क्वेश्चन से अभ्यर्थियों आपके 3 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। 3 तरह के टॉपिक अभ्यर्थियों। जो पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में आई थी, दूसरी आपकी 1986 में, और तीसरी की बात की जाए वो 2020 में आई थी, और इसको संशोधित भी 2020 में किया गया था। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? तो कितने वर्षों के बाद अभ्यर्थियों नई शिक्षा नीति लागू की गई है? हर तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हर तरह से अभ्यर्थियों आपको इस पीडीएफ में, इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए का आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 1986 से लेकर 1900 अभ्यर्थियों 2020, यानी कि आपके अभ्यर्थियों 34 वर्ष के बाद अभ्यर्थियों जो नई शिक्षा नीति है वो अब लागू की गई है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों दूसरा पार्ट में आपका यहाँ तक खत्म होता है। अब आपके तीसरा पार्ट अभ्यर्थियों जो राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट पार्ट है अभ्यर्थियों, याद रखना 10 क्वेश्चन अभ्यर्थियों हम इसके करने वाले। तो अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के जो संलग्न जिले हैं वो आपको बताना है। तो सिरोही, पाली और ब्यावर संलग्न जिले माने गए हैं। ऑप्शन आपका सिरोही, पाली और ब्यावर, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों जो न्यू राजस्थान जी के अपडेट हुई है उससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट मैटर अभ्यर्थियों देने की कोशिश करूंगा। एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाकल तथा सेई धारा में मिलने जाने वाली नदी वो कौन सी अभ्यर्थियों? तो वाकल और जो सेई धारा में नदी बहती है वो आपको बताने कि ये कौन कौन सी अभ्यर्थियों, किसकी सहायक नदियां हैं। वाकल अभ्यर्थियों और सेई, इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों वाकल और सेई कौन सी अभ्यर्थियों धारा है जो कौन सी नदी में जाकर मिलती हैं, यानी कि किसकी सहायक नदियां हैं। सीधी भाषा में बोला जाए कि जो वाकल और सेई ये दोनों नदियां किसकी, वाकल नदी अभ्यर्थियों ये आपको बताने किसकी सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो साबरमती नदी है उसकी दोनों ये सहायक नदियां हैं, वाकल और सेई दोनों सहायक नदियां हैं, याद रखना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत कब होता है अभ्यर्थियों? तो अंत कब होता है ये आपसे पूछा है।
करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका गणगौर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि शुरुआत तो अभ्यर्थी श्रावण तीज से होती है और अंत अभ्यर्थी गणगौर से होता है। याद रखना ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थी आपसे पूछा है ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो ऊँटों के देवता के रूप में आपको बताना है रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, पापू जी या आपके अभ्यर्थी देवनारायण जी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी तो ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि पापू जी को ऊँटों के देवता के रूप में माना गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं अभ्यर्थियों। तो राजस्थान में जो अबूझ सावा है वो आपको बताना है कि किस दिन होता है। तो आखा तीज को अभ्यर्थियों आखा तीज को राजस्थान में अबूझ सावा होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था अभ्यर्थी। तो कल्लाजी राठौड़ की जो समकालीन मेवाड़ शासक है वो आपको बताना है, यानी कि कल्लाजी जो राठौड़ है इसके साथ अभ्यर्थी किस राजा ने शासन किया था मेवाड़ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि उदय सिंह के द्वारा जो कल्लाजी राठौड़ है इसके समकालीन शासन किया गया था। ऑप्शन ए का आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गणगौर पर्व पर गौर गर्व की पूजा होती है ये किस देवी का रूप है अभ्यर्थियों। तो गणगौर पर जो गौर की पूजा होती है वो किस देवी का रूप है ये आपको बताना है। तो पार्वती का अभ्यर्थी इसको रूप माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अनूपगढ़ को किन जिलों से अलग कर कर नया जिला बनाया गया अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो अनूपगढ़ को अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बीकानेर और श्री गंगानगर इन दोनों जिलों से अभ्यर्थियों अनूपगढ़ को अलग कर कर नया जिला बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हरियाली जो अमावस्या है का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। तो हरियाली अमावस्या आपको बतानी है। ऑप्शन हो जाते हैं आषाढ़ अमावस्या, श्रावण अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या या कार्तिक अमावस्या को। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि श्रावण अमावस्या को जो हरियाली अमावस्या है उसका पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्लास को करते ही यहीं पर एंड, क्लास खत्म हो चुकी है अभ्यर्थियों। 30 क्वेश्चन हमने इस क्लास में आपको करवाए थे। तो 30 क्वेश्चनों में से अभ्यर्थियों कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना। और अभ्यर्थियों मैंने बीच में भी आपको कहा था कि एक लाइक बस एक लाइक मैं आपसे मांग रहा हूँ कि वीडियो को क्लास को एक लाइक ज़रूर करना। शेयर आपकी मर्जी दोस्तों, करो या मत करो, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको ऐसे ही मॉडल पेपर अभ्यर्थियों प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यहाँ से आगे आपके 150 क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर आने वाला है वो 150 क्वेश्चन का आने वाला है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे अभ्यर्थियों।